तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा। चलेलू रहिया में जब छनकत पायल बा। ये महिला रूपी पुरुष कौन है जो बोल रहा है कि गैस की रोटी खाकर पुरुषों की ताकत कम हो गई है? क्योंकि पुरुष ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं। अरे महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी आप हैं, हमको लगा कोई और है। तभी हम सोचे कि महाराज जी हम गैस की रोटी खा के इतना कमजोर कैसे हो जा रहे हैं। महाराज जी अगर ये बतिया आप 20 साल पहले बताए होते तो आज हम भी द ग्रेट खली होते। हाँ भाई अंध भक्तों, गोबर भक्तों, क्या कह रहे थे कि पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो जाए पर वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। अब 200 छोड़ो 2000 रुपए लीटर भी लेने जाओगे ना तब भी तेल नहीं मिल रहा। अब एक काम करना, जो तुमने वो जहाज ले रखे हैं ना उसमें ना गौमूत्र का मूत डाल डाल कर ही चलाना, क्योंकि ऐसी स्थिति भारत में पैदा कर दी तुम्हारे चाचा जी ने। ठीक है। जगत गुरुओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ज्ञान के ठेकेदार बने हुए हो, आप कहते हो कि हमारा ही ज्ञान पे अधिकार है, तो आप मुझे एक ऐसा अपना काम बता दो पूरे इतिहास का, जब से ज्ञात इतिहास है भारतवर्ष का, कोई ऐसा काम बता दो जो आपने कोई नया आविष्कार किया हो। कौन सा आविष्कार आपने किया? क्या इंजन इन्होंने बनाया? इंजन तो जेम्स वाट ने बनाया। क्या बिजली इन्होंने बनाई? क्या ये माइक चल रहा है इन्होंने बनाया? क्या हम मोबाइल यूज करते हैं इन्होंने बनाया? हम गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये लाइट चल रही है क्या इन्होंने बनाई? किसी बीमारी की दवाई बनाई? आजकल हम ये फेसबुक यूट्यूब ये सब यूज करते हैं, इनमें से कुछ बनाया? फिर काहे के जगत गुरु हो भैया? फिर काहे के विद्वान हो? कौन सा ज्ञान आपके पास? 14 केजी के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस देने की तैयारी चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरीके से हमने देखा कि उतार चढ़ाव देखने को मिला और जिस तरीके से अभी देश में गैस की किल्लत हो रही है, सरकार एक नए नियम पर विचार कर रही है। सरकार का यह मानना है कि हर घर में जो है वो गैस सिलेंडर पहुंच पाए। इसी को लेकर के अब गैस सिलेंडर में गैस की कटौती का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से जो है गैस की शॉर्टेज हो रही है, औने पौने दामों पर गैस बिक रहे हैं, तो सरकार ये नियम ला सकती है। इस वजह से अब आपको ये जानना भी जरूरी हो सकता है कि आपके गैस सिलेंडर में कितनी गैस है, आपको बस उतना ही पैसा देना होगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया नियम है ये लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता हो पाए कि अगर मान लीजिए ये नियम आता है तो उनको अब गैस सिलेंडर के लिए कम पैसे देने होंगे। जागो भारत के जवान जागो। ये ईरान के नेता वहां के भगवान मानते थे लोग, जिन्होंने कई बार भारत का साथ दिया ईरान ने। यह हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 1965 1971 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया था। दोस्तों, भारत के ऊपर जब भी संकट आया तो भारत का साथ ईरान ने दिया था। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है। अब भारत पर गैस, टंकी, डीजल, पेट्रोल का संकट अगर आया तो उसका जवाबदार कौन? ये भारत को खरीदने वाले मुकेश अंबानी या अडानी जी, देश को बर्बाद मध्य प्रदेश की सरकार को खरीदने वाले ये शिवराज मामा जी, किसानों के नेता। ये शिवराज मामा जी का फोटो भी देख लो दोस्तों। ये गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो झूठ बोलने में नंबर 1, 2014 से 2026 देश को गुमराह कर रखा। ये अमेरिका के इशारे पे चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये गृह मंत्री जी अमित शाह जी। भारत को पूरे को बेच दिया दोस्तों। ये सोने की चिड़िया थी जिसको बर्बाद करने में देश के प्रधानमंत्री का हाथ है। ये इनके इशारे पे चलते अमेरिका के राष्ट्रपति है। ये गैस की टंकी का भाव क्या है? कांग्रेस के समय 400 रुपए में टंकी मिलती थी। डीजल पेट्रोल 70 रुपए में मिलता था दोस्तों। आज डीजल का भाव क्या है? गैस की टंकी का भाव क्या है? किसानों की फसल का भाव नहीं है दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एक गरीब किसान की बेटी की शादी में गए दोस्तों, सबने वीडियो देखा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, इनकी बेटे की शादी में जाने का समय मिला दोस्तों। भारत पे तो संकट आया, लेकिन इसके लिए समय नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए।
ये हमारे किसानों के नेता मंत्री किसानों के गेहूं चल रहे हैं, किसानों की फसल नष्ट हो गई, लेकिन एक भी गांव का दौरा नहीं किया, ना किसानों की आवाज उठाया दोस्तों कि गेहूं का भाव बढ़ा। इनके मोबाइलों का बैलेंस का भाव बढ़ गया दोस्तों। ये वैसे करोड़पति अरबपति है, पूरे भारत को खरीदने वाले गुजरात के, ये भारत को बर्बाद करने वाले ये गुजरात के। इस देश को बचा लो दोस्तों, आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओ और सांवेर विधानसभा 211 का उम्मीदवार स्थायी बनाओ दोस्तों, ताकि हम आप लोगों की आवाज उठाएं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, सबकी आवाज को हम उठाएं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करो कि हिंदुस्तान के हर कोने में जाए, अमेरिका, लंदन हो या देश विदेश तक ये वीडियो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। ये अमेरिका के इशारे पे दोस्तों, किसी को बुरा लगे क्षमा करना और किसी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों। नमस्कार। वो कहता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तेरे बाप का देश है क्या? हमने यही तो कहा है कि 12 मंकी आके दिखा। हमने यही तो कहा है कि अयोध्या की तरफ रावण मुंह करके तो दिखा। एक रावण को राम ने मारा था, आज तक जलता है, इतने सदियों से जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरी देश लाइन में है। कभी नोटबंदी की लाइन, कभी आधार की लाइन, कभी खाद की लाइन, कभी रोजगार की लाइन, कभी अस्पताल की लाइन, कभी तहसील और एसडीएम की यहां लाइन, और अब गैस की लाइन। लगातार लाइन में पूरे देश को लगा दिया है। आजादी के बाद इतने अच्छे प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। हर आदमी परेशान है, हर जगह लूट है। बताए थे नोटबंदी से आतंकवाद कम कर देंगे, पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए। कितने जगह आतंकवादियों ने क्या क्या किया, क्या जवाब दे पाए? नोटबंदी केवल अपने पूंजीपतियों को प्रसन्न करने का तरीका था, किया इन्होंने। फिर वो हिंदू की बात करा, हिंदू जब कोई चीज कौन है? गाली गलौज का शब्द, गाली मत दे मुझे। आप हिंदू नहीं दोबारा नहीं मतलब ही नहीं, कतई भी कौन है? हम मानववाद है, मानवता है हमारी। हाँ, हम हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू देख फारसी में जो गाली गलौज का शब्द है। रिलीजन तो आपका हिंदू ही है। फिर रिलीजन किसी बात कर रहे हो आप? हमारा तो वैदिक धर्म है। कदे थे ऑर्डर थे जब जने ऊपर आए थे मरता ही स्वामी ये आचार्य, फिर धर्म कति भी ना होते भाई। तू बन ले, हम ना बना। ये गाली का शब्द है, हम गाली ना छोड़ा। हिंदू ही खतरे में नहीं है, क्या क्या चीज खतरे में, सुनो जरा। बेटी बचाएं, बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, कि वक्त बोर्ड बिल बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में है। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ये महिला कितना बड़ा बात बोल दी है, पहले वीडियो देखिए और वीडियो को सब तक शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। बेशर्म है, अपना इन्हें तो देख नहीं रहे। ये जो एप्स्टीन फाइल में लाशों को खा रहे थे, उनमें इस बेशर्म का नाम है। ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया कह रही है। कौन है बेशर्म? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम है एप्स्टीन फाइल में। प्रधानमंत्री है या आम जनता है? अगर आपका उस दरिंदे से नाम है जो महिलाओं का 3 साल 4 साल 2 साल बच्चियों का रेप करता है और उसके बाद उसका मांस खाता है, उसको मिक्सर में पीस के उसका कीमा ही लोग खाता था, उसमें अगर किसी का भी नाम हो, आपका भी नाम हो, तो आप बेशर्म है। धर्म के नाम पे आप दंगे करवा रहे हैं, धर्म का चोला पहन के आप नाटक करते हैं और कहते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बकवास से थू है ऐसी सरकार पे, और इनसे देश संभल नहीं रहा है, तो उतरते क्यों नहीं है? जनाजा थोड़ी है इनका। ये महिला वही एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रही है जिसमें छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जाता था और छोटी बच्चियों को जिंदा जला के उसका मांस खाया जाता था पका के, और बहुत सारे शोषण किया जाता था छोटी बच्चियों के साथ। उसी में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है और बहुत सारे जो बिलियनियर थे और बड़े बड़े नेता थे वो सब उसमें शामिल थे, बहुत सारे देशों का। और उसी एप्स्टीन फाइल के बारे में महिला सच्चाई बता रही है और कितने हिम्मत से बता रही है कि नरेंद्र मोदी का उसमें नाम है, बेशरम है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को सब तक शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। महाराज इतनी कड़ी तपस्या, कांटों पर लेट कर महाराज इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं आप, क्यों? आखिर किसके लिए महाराज जी? खुदा के लिए। ये फंस गया सीएम। यहाँ पे क्या हो रहा है? खुदा के लिए महाराज जी। आप हिंदू, आप महाराज जी आप हिंदू हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप खुदा के लिए कह रहे हैं? मैं ना हिंदू हूँ, नहीं मुसलमान हूँ, मैं छक्का हूँ।
ये मुसलमान के वजह से ईरान तेल और गैस का रास्ता खोले हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये मोदी जी के लिए नहीं। ये 56 इंच का सीना जो कहते हैं मोदी जी कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना की ताकत ट्रंप ले लिया, अमेरिका ले लिया, इजराइल ले लिया, उसके वजह से नहीं खोला गया है। खोला गया मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या आपके घर आने वाला 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 14.2 किलो का नहीं रहेगा? खाड़ी देशों में तनाव के चलते भारत में गैस की सप्लाई टाइट हो गई है और अब सरकार 14.2 किलो के सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस देने पर विचार कर रही है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद है कम गैस में ज्यादा घरों तक सप्लाई पहुंचाना, क्योंकि कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है और देश में स्टॉक तेजी से घट रहा है। अब सवाल, आप पर इसका असर क्या पड़ेगा? सीधे शब्दों में से समझिए, जो सिलेंडर पहले 35 से 40 दिन तक चलता था, वो अब करीब 25 से 30 दिन में खत्म हो सकता है। यानी गैस जल्दी खत्म और बुकिंग भी जल्दी चाहिए होगी। हालांकि कीमत गैस की मात्रा के हिसाब से तय होगी, लेकिन बार बार सिलेंडर मंगाने का झंझट और बजट दोनों बढ़ सकते हैं। सिलेंडर पर नया स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि आपको ये पता रहे कि उसमें कम गैस है। लेकिन इस फैसले से कंफ्यूजन और विरोध की आशंका भी है, खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि खाड़ी से नए शिपमेंट नहीं आ रहे हैं, स्टॉक घट रहा है। अगले कुछ हफ्तों में सप्लाई की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे ऐसे फैसले लेना मजबूरी बन सकता है। अब से पूरे दुनिया में इंटरनेट बंद होगा। अगर आपके भी बैंक खाता में पैसा है तो जा करके निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि ईरान जो है धमकी दिया है कि समुद्र के रास्ते से जो भी जो है इंटरनेट का जो वायर कनेक्शन किया है उसे मैं उड़ा दूंगा। जैसे ही ईरान अगर उड़ाता है तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आपका पैसा जो बैंक में होगा कभी नहीं निकलेगा, आपके फोन पे में जो पैसा होगा कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं काम करेगा तो पैसा कैसे निकलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी ये काम हाल ही कर ले। रही है कि ब्राह्मण इस देश को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करता है। इस देश को देश न बनने देने में ब्राह्मण के सिवा और किसी का हाथ नहीं है। इस देश में एकता नहीं है तो इसका कारण ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो उसने पैदा की है, तो हम उस रूट को क्यों न पकड़े जो आज भी उसको पुनः जीवित करता रहता है। ये मानसिकता जिसने पैदा की है, हमने उस पर उंगली उठाई है। अब इसमें किसी को अगर बुरा लगता है, किसी को अगर अपमान महसूस करता है, तो वो सामने आए और हमारे सवालों का जवाब दे इस बात के लिए कि उसे किसने अधिकार दिया है कि हमें नीच कहकर आपस में बांटने का अधिकार किसने दिया है। जितनी भी घटिया चीजें हैं, तमाम सारी घटिया चीजें हैं, वो सारे घटिया चीजों के निर्माता ब्राह्मण हैं। और ये गलत है तो ब्राह्मण को मेरी चुनौती है, मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है गुरुजी। मैंने आपकी आज्ञा से बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया है। बौद्ध राज का अंत हो चुका है और अब सत्ता आर्यन की है। शाबाश सुन। अब आगे क्या आदेश है गुरुजी? गहन चिंतन से हमें मालूम हुआ है कि हमारे हाथ से इन बौद्धों ने सत्ता कैसे छीनी। कैसे गुरुजी? शूद्रों की बुद्धि को जगाकर इनकी एकता से हम पर राज किया इन्होंने। तो आगे क्या सोचा है महाराज? सुन, ये मनु महाराज द्वारा लिखी मनुस्मृति है। तुम्हें अपने राज्य में इसके नियमों को लागू करना है। जी गुरुजी। मनुस्मृति में इन शूद्रों को हजारों जातियों में बांट दिया गया है। अब ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कौन किस जाति का है, ये कैसे लागू करेंगे? जो जंगलों में भागे हैं वो हमारे ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उन आदिवासी जंगलियों का नामो निशान मिटा दो, वो कहीं भी नजर आए उन्हें मार डालो। वाह गुरुजी, वाह। जो अब भी हमारे खिलाफ संघर्ष करने की सोचते हैं उन्हें मृत पशु और गंदगी उठाने जैसे नीच, अपमान, वाहीनता से जुड़े कार्य दो। इन्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अब अशुद्ध कहलाएंगे। बांध दो इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनका थूक भी
आर्यन की इस धरती को गंदा ना कर सके। जी गुरुजी। जो हमारी शरण में आ चुके हैं उन्हें खेती, पशुपालन, कारीगरी व शिल्प का कार्य दो। वो महामूर्ख आज के बाद ऊंची जाति के शूद्र कहलाएंगे। वो अपने ही आदिवासी, जंगली और अति शूद्र अछूत भाइयों से घृणा करेंगे। जी गुरुजी, अति उत्तम, अति उत्तम। जातिवाद का ऐसा भ्रमजाल फैलाओ। 14 किलो का जो गैस है, अब 10 केजी देने की तैयारी कर रहे हैं। 10 केजी देने की तैयारी करिए। तो हम समझते हैं कि ये पागलों के हाथ में, ये लंगूर के हाथ में देश चला गया है। तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब कोरोना ला दें, जो भी ला दें, देश को शट डाउन करना है तो शट डाउन कर दें। किसने रोका है भाई? रोकने से क्या रुक जाएगी? जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब जाटव लड़ रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है, यूजीसी की बात कर रहा है, 27% के आरक्षण की बात कर रहा है, मंडल कमीशन की बात कर रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि यार जिसको चाहिए वो तो घर में सो रहा है। अरे ये जाटव क्यों बोल रहा है भाई? जातिवाद। अरे सुन लीजिए, अरे यादव को चाहिए, कश्यप को चाहिए, मौर्य को चाहिए, सैनी को चाहिए, तो ओबीसी के लोग हैं ना। अरे ये तो घर में सो रहे हैं। अरे जाटव चमार का ज्यादा दिमाग खराब हो गया, इन्हें जगा रहा है मुर्गे की तरह। ये जागे हुए हैं, सोए हुए होने का नाटक बना रहे हैं, और जो जागा हुआ व्यक्ति सोए होने का नाटक बनाता उसे जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता, जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता। गैस सिलेंडर ने एकदम से तेजी है पकड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा शादी के लिए लड़की ढूंढूं या चूल्हा जलाने को लकड़ी। और ये दुख यहीं खत्म नहीं होता है मेरे भैया और बहन जी। मुझे डीजल और पेट्रोल महंगा लगता था, इसलिए मैंने गैस वाली गाड़ी ली थी, पर मौजूदा हालातों को देख के लगता है अब मैं उसमें भी नहीं डला पाऊंगा, सीएनजी। और कल बाजार गया था तो पता चला कुछ दुकानदारों ने बढ़ा दिए हैं चाय के रेट, और सड़क किनारे चाउमीन बर्गर के ठेले नहीं थे, और यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंटों के तो बंद भी थे गेट। अब तो इसको मोहब्बत की भूख मर गई है भैया। बस सवाल इतना ही है, कैसे भी करके पाला जाए ये पापी पेट। और जब मैं बाजार से घर आ रहा था तो मेरे मोहल्ले में दो लोग बहुत तेज तेज से लड़ रहे थे, और हाथ में पाइप लेके आपस में कर रहे थे बहस की मेरी है कि मेरी है। मैंने कहा भैया आपस में लड़ो नहीं, एक पाइप तुम डाल लो, एक पाइप तुम डाल लो। और आप लोग अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो अमेरिका सुन लेगा, और अगर अमेरिका सुन लेगा तो उसकी भारत पे भी नियति खराब हो जाएगी, जब उसे पता चलेगा कि भारत की नालियों में निकलती है मीथेन गैस। देश में एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। खाड़ी देशों से गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो 200 किलोग्राम वाले सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरकर देने की योजना बनाई जा रही है, और इसका मकसद कम गैस को ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर आमतौर पर 35 से 40 दिन तक चलता है, जबकि 10 किलोग्राम का सिलेंडर करीब 1 महीने तक घर चला सकता है। इस कटौती से जो बची गैस होगी उसे उन घरों में भेजा जाएगा जहां सिलेंडर खत्म होने वाला है। नई योजना लागू होने पर सिलेंडरों पर नए स्टिकर लगाए जाएंगे और कीमत भी वजन के अनुसार कम की जाएगी। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है, जिसमें 90% खाड़ी देशों से आती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते खाड़ी से आने वाले टैंकर फंसे हुए हैं। पिछले सप्ताह केवल 2 जहाज गैस लेकर के आए थे, जो 1 दिन की खपत के बराबर थे। फिलहाल भारत के 6 टैंकर्स पारस की खाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। देश में रोजाना 93,500 टन एलपीजी खपत होती है, जिसमें से 86% गैस घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल होती है। मार्च के पहले पखवाड़े में खपत में 17% की गिरावट आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से सलाह दी है कि गैस को बचा करके इस्तेमाल, लेकिन सिलेंडर का वजन घटाना कंपनियों के लिए आसान नहीं है। बॉटलिंग प्लांट्स में सिस्टम रिकैलिब्रेट करना होगा, कई मंजूरी भी उन्हें लेनी पड़ेंगी। साथ ही कई राज्यों में चुनाव नजदीक है और इसीलिए इससे जनता में भी भ्रम और विरोध भी पैदा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर आपूर्ति सुधरी नहीं तो फिर सरकार के पास राशनिंग मॉडल लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए अब आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि घरों में सिलेंडर में थोड़ी कम गैस मिलने वाली है, लेकिन इसका मकसद साफ है, हर घर तक गैस पहुंचे और किसी को बिल्कुल खाली ना रहना पड़े। तो ब्राह्मणों का पहले बौद्धों के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने बौद्धों को मिटा दिया।
आप बाबरी के नीचे खोदा ना और खोदते जाइए तो आपको बौद्धों के स्तूप मिलेंगे। और हर मंदिर और कई मंदिरों में जो हिंदुओं के कहे जाने वाले भगवान हैं, उनका अगर आप पूरी तरह से आप साफ करके देखोगे तो बुद्ध की मूर्ति है। सब बुद्ध की मूर्तियां कन्वर्ट करके उनको सारे भगवान देवी देवता। इवन वो शयन मुद्रा में जो विष्णु दिखाए जाते हैं वो बुद्ध की मूर्ति है। तो शयन मुद्रा मूलतः बुद्धिस्ट आर्ट है। तो बात यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर बुद्ध हो गए, फिर मुगलों का ये प्रॉब्लम है कि इस्लाम लेके आए, फिर वो ब्राह्मणिज्म पे हमला हो गया क्योंकि जाति नहीं थी। भले उनमें अपने अपने शिया सुन्नी अलग अलग भेद होंगे, लेकिन जाति वाले बात पर वो आते थे। तो इस सारी बातों, फिर ईसाई आ गए ब्रिटिश रूप में, तो ईसाई दुश्मन, फिर कम्युनिस्टों ने कहा कि हम भगवान को ही नहीं मानते। तो इन सारे लोगों को गोल कर दुश्मन क्यों मानते हैं मैं बताता हूं। और इनको दुश्मन मानने वाली लव जिहाद ये वो सारी चीजों को जजेस अगर एक्सेप्ट करते हैं और पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में, तो वो संविधान का उल्लंघन करते हैं और इमीडिएटली उनको इम्पीच करना चाहिए। यहाँ का सनातन धर्म हिंदू नहीं है, यहाँ का सनातन धर्म बुद्धिज्म है। सनातनन धर्मो ऐसा कहा गया है। भगवा कोई हिंदुओं का शब्द नहीं, भगवा बुद्ध को कहा गया है, बुद्ध भगवान। तो भगवा ये बुद्धिस्ट पाली का शब्द है उठाया हुआ। फिर हिंदू शब्द पर्शियन है। तो हिंदू नाम का कोई चीज धर्म में आती नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया के लिए कहते हैं। जब कभी देखिए ऑड और इवन डेट को भागवत अपने स्टेटमेंट जैसे बदलते हैं, जो अपने सरसंघ चालक एक दिन कहते हैं कि मुसलमानों को रहना होगा तो हिंदू जैसे बहना होगा, दूसरे दिन कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो लेकिन हिंदू है, कुछ भी बोलते हो उनको। तो अब क्या है, तो वो जो जब बोलते हैं ऑड डे को बोलते हैं, इवन डे को बोलते हैं। ऑड डे को जब उन्होंने मीडिया में निग्लेक्टेड फील करते हैं तो कुछ बोल के चले जाते हैं। हाँ, तो वो ऑड डे को जो बोलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदू है। तो एक तरह से ये सच है। हिंदू का मतलब ज्योग्राफिकली हिंदू है, जैसे कि हम इंडियंस है, ऐसा वो पुराने टाइम में हिंदवी है, इसलिए जय हिंद कहते थे। सुभाष बोस से बड़े सेक्युलर कोई नहीं था। एक वन ऑफ द सेक्युलर यानी नेहरू, सुभाष बाबू, ये लोग सेक्युलर लोग थे। तो जय हिंद अगर सुभाष बाबू ने कहा तो धर्म के आधार पर तो नहीं कहा, उनके साथ शाहनवाज खान ही तो थे। तो वो हिंद जो है वो ज्योग्राफिकल है। मेरा नाम खुशी है। राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो इलाज भी सिर्फ सनातनी हिंदू का ही होना चाहिए। क्या सब जने कैंसर से ही मरोगे क्या? भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। हे भगवान, इन गरीबों पर भी दया कर दो थोड़ी, इनको कैंसर की ही मौत देना ताकि इनका अच्छे से इलाज हो सके। जिसे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए सबसे पहले वो ये वीडियो देखे। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते? नहीं, लोग करा रहे हैं। आप करवाते हैं? नहीं, हम नहीं करवाते। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं खाते? तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना। अच्छा, ठीक है, समाज की बात मान लिए। दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा तो लीजिएगा? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग चाहे नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी आप। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा, खाइएगा? नहीं, हम लोग नहीं खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा? हाँ, पैसा भी लेते हैं, छुटका है बोले, पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? हाँ, हम लोग तो मानते हैं। जिससे उन लोग मान थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, लेकिन पूजा करते हैं आप? हाँ, पूजा नहीं करते। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए क्या ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें बंसन में जले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारा है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप ही करवाइएगा? अच्छा, मान लिया जाए कि जितन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जितन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। दूसरा बात है कि दोस्तों, आप सभी की राय कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आप लोग इस बीजेपी वाले को सुनिए क्या बोल रहे हैं, देखिए एक बार। बीजेपी किसी के बोल देने पे रुकेगा नहीं, ये बीजेपी का झंडा है, साला हरगिज झुकेगा बीजेपी का झंडा झुकेगा नहीं।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच चल रहे टकराव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार एलपीजी सिलेंडर में गैस की क्वांटिटी कम करने पर विचार कर रही है। योजना के मुताबिक घर में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर करीब 10 किलोग्राम कर दिया जाएगा। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। सरकार घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में केवल 10 किलोग्राम गैस भरकर देने पर विचार कर रही है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये रणनीति का मुख्य उद्देश्य कम उपलब्ध गैस को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना है। कंपनियों के अनुमान के मुताबिक 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर औसतन 35 से 40 दिनों तक चलता है, तो वहीं 10 किलोग्राम का सिलेंडर भी लगभग 1 महीना तक चल सकता है। इस कटौती से जो गैस बचेगी उससे उन घरों की मांग पूरी की जा सकेगी जहां सिलेंडर खत्म होने वाला है। यदि ये योजना लागू होती है तो सिलेंडरों पर नए स्टिकर लगाए जाएंगे और उनकी कीमत भी वजन के अनुपात में कम की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर एलपीजी सिलेंडर पर कैसे पड़ रहा है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा करता है। एलपीजी की 90% आपूर्ति खाड़ी देशों से होती है। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह बाधित हो गई है। खाड़ी देशों से आने वाले एलपीजी शिपमेंट की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पिछले सप्ताह केवल 2 जहाज ही गैस लेकर आ पाए थे। इनमें कुल 52,700 टन एलपीजी आई। ये मात्रा भारत की महज एक दिन की खपत के बराबर है। वर्तमान में भारत के झंडे वाले 6 एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। भारत की दैनिक एलपीजी खपत लगभग 93,500 टन है। इसमें से 86% यानी करीब 80,400 टन उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है। मार्च के पहले पखवाड़े में कुल खपत में 17% की गिरावट आई। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए गैस को बचाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि वर्तमान में घरेलू सप्लाई नियमित है, लेकिन लोगों में घबराहट है। अब सवाल ये है कि क्या सच में 10 किलो एलपीजी का प्लान है? तो खबरों के मुताबिक 14.2 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने ऐसी खबरों का खंडन किया है और इन्हें भ्रामक बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में जब ये सवाल किया गया कि क्या सरकार 14 किलो वाले सिलेंडर को 10 किलो करने पर विचार कर रही है, तो इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। राम जी के नहीं, आपके 1000 बाप थे, जैसे मुगल, अंग्रेज, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और मुसलमान। मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो हिजड़े, कहाँ गए वो बेशर्मो जो अपने आप को राम भक्त बताते थे, जो अपने आप को कट्टर सनातनी बताते थे। आओ बेशर्मो, आओ नीचो, यहाँ देखो हमारे राम भगवान का अपमान हो रहा है। यह पाखंडी, यह चूतिया, यह बेशरम कह रहा है कि राम जी के 5 बाप थे। राम जी के 5 बाप नहीं थे, आपके हजारों बाप थे, उसमें मुसलमान भी आपके बाप थे। मैं कहना चाहता हूँ, राम जी का अपमान मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। राम भगवान हमारे देश के स्वाभिमान है, हमारे देश के भगवान है और हमारे आस्था है। राम भगवान हमारे दिल में है और मैं राम जी का अपमान ऐसे कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं राम जी को पूजता हूँ और मैं दिखावे का धर्म नहीं करता हूँ। बस मैं सच्चे दिल से मानता हूँ राम जी हमारे देश के स्वाभिमान है, हमारे देश के भगवान है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, हमारे हिंदू भाई चाहे मुस्लिम भाई इतना शेयर करें, क्योंकि मैंने सच दिखाया हूँ। इतना आप लोग शेयर कर दीजिए कि इस पाखंडी, इस चूतिया, इस बेशरम के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए। और यह बेशरम या पाखंडी अपने आप को अगर माफी नहीं मांगेगा तो मैं लगातार रोस्ट करके इसके पास अपनी वीडियो भेजने का कार्य करूंगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों, ब्राह्मण समाज के लोगों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित भाई कहना चाहता हूं, आपने जितने भी ये लौड़ा दल, लहसन दल, आटा दल, बेसन दल, बजरंग दल, राष्ट्र हिंदू दल एवं तमाम इस तरीके के जो भी दल ग्रहण कर रखे, इन्हें तुरंत छोड़ो। और जो कभी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ लेना, कभी किसी दलित को उल्टा सीधा कहना, ये तुरंत बंद कर दो तत्काल प्रभाव से। ठीक है, आज बावन मिश्र आप भी तलवार लेके क्षत्रिय बन गए, यानी कि क्षत्रिय समाज भी धीरे धीरे कट जाएगा। तुम बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओगे, जैसे कश्मीर में पड़े ना, कश्मीर से तुम्हें मार के भगाया, सिर्फ चंद ब्राह्मण थे
जिनकी सजा सारे कश्मीरियों ने भुगती है। एक वो था नाथूराम गोडसे, आतंकवादी। जी हाँ, मैं आतंकवादी उसे इसलिए कहता हूँ, उसने एक गांधी जी की हत्या करी थी, बदले में 5000 ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे नंगा करके मारे गए थे। तो थोड़े से चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, उस पर कलंक लगा रहे हैं। और मैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई इसे शेयर कर दो और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। उनकी जो बुद्धि खराब है ना थोड़ी, भाई कौन सी दुनिया में जीत रहे हो, ये 21वीं सदी है, ठीक है ना, कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश हो गया। कभी किसी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के नोच लोगे, कभी किसी को कहीं नमाज नहीं पढ़ने दोगे। भाई तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, वैल्यू क्या है तुम्हारी यार। हमारे अपने पूरे इतिहास में मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जो किसी जाति धर्म के खिलाफ बनाई हो मैंने। तुम्हारी वजह से मैं चन्नू पंडित, मैं बदनाम नहीं होना चाहता भाई, मुझे आगे लोग ट्रोल करते हैं। तो मैं अपने पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी वक्त है, नहीं ये लोग तुम्हें सुधार देंगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। घरेलू गैस सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो ही गैस मिलेगी। महंगाई और वैश्विक हालात के बीच इस खबर का आना लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट की चर्चा हो रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत में भी लोग गैस की कीमत और उपलब्धता को लेकर काफी चिंतित हैं। इसी माहौल में जब ये खबर सामने आई कि सिलेंडर में गैस कम कर दी जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की चिंता और बढ़ गई। कई लोगों ने इसे सच मान लिया, तो कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वाकई सरकार ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने साफ साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस वायरल दावे को पूरी तरह गलत बताया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14.2 किलो वाले सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर 10 किलो करने की कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है और लोगों को ऐसे भ्रामक संदेशों से बचने की जरूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स, दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जो सिलेंडर पहले 14.2 किलो का मिलता था, वही आगे भी उसी मात्रा में मिलता रहेगा। इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। सरकार की इस सफाई के बाद करोड़ों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर घर की जरूरत है। संकट के समय अक्सर अफवाहें तेजी से फैलती है और लोगों को भ्रमित करती है। 10 किलो गैस वाली खबर भी कुछ इसी तरह की भ्रामक जानकारी का उदाहरण है। सरकार ने साफ कहा कि गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और देश में कहीं भी इसकी कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें, खासकर सोशल मीडिया पर आने वाले मैसेज को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। आज के डिजिटल दौर में जानकारी जितनी तेजी से पहुंचती है, उतनी ही तेजी से गलत खबरें भी फैलती है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से काम ले और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करे। अब सरकार की तरफ से ये साफ हो गया है कि सिलेंडर 14.2 किलो का ही मिलेगा। इसको 10 किलो करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस खबर के आने के बाद अब लोगों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। क्या एलपीजी का सिलेंडर अब 10 किलो का होने वाला है? 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दरअसल जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत में एलपीजी की निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। चाहे बुकिंग का समय शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन किया गया हो, या फिर पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सरेंडर करने को कहा गया हो। इसके अलावा जिन ग्राहकों की केवाईसी पूरी नहीं थी, उन्हें केवाईसी करने के निर्देश भी दिए गए। इन्हीं नियमों के बीच एक खबर तेजी से फैली कि सरकार अब 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर को 10 किलो में बदलने जा रही है, ताकि सभी तक सिलेंडर पहुंच सके।
इस खबर के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई। लंबी लंबी लाइनों में लग रहे लोग परेशान हो गए कि अगर गैस कम मिलेगी तो वो उसे 25 दिन तक कैसे चला पाएंगे, क्योंकि 25 दिन से पहले तो बुकिंग होने वाली नहीं है। और अगर सिलेंडर जल्द खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। लोगों की बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। और सरकार ने क्या कुछ कहा है वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार गैस सप्लाई को लेकर नियमित अपडेट दे रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उन्होंने इसको लेकर जो ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस पूरी स्थिति को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। 10 किलो वाले सिलेंडर पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो जाने। उससे पहले इस वक्त एलपीजी को लेकर देश में क्या स्थिति है उस पर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। अब जानिए उस दावे की सच्चाई जिसमें 10 किलो सिलेंडर की बात कही जा रही थी। इस पर सुजाता शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें, प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स। कुल मिलाकर ये पूरी खबर अफवाह है जिससे लोग पैनिक हुए। ऐसे में जरूरी है कि इस संकट के दौर में आप केवल आधिकारिक और प्रमाणिक खबरों पर ही भरोसा करें। अफवाहें सिर्फ पैनिक फैलाती हैं और इस स्थिति को और खराब करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है, मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि ईरान के कल के अटैक के बाद यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों से दुनिया को सिर्फ ऑयल और तेल ही नहीं मिलता, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद की भी सप्लाई होती है।
इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस के बढ़ने की चिंता है। दुनिया का 20% फर्टिलाइजर यानी खाद और 46% यूरिया खाड़ी देशों से आता है बॉस। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहा तो दुनिया के कुल खाद व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। नाइट्रोजन खाद की कीमत दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट खाद की कीमत करीब 50% बढ़ सकती है दुनिया भर में। एशिया के देश खाड़ी के फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। 35% यूरिया, 53% सल्फर और 64% अमोनिया एशिया को जाता है। भारत खास तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपना 40% से ज्यादा यूरिया और फॉस्फेट खाद यहीं से मंगाता है। खाड़ी का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा भारत, ब्राजील और चीन लेते हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक भी हैं। यानी बात सिर्फ भारत के लिए कोई चिंता की बात है ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक साथ दुनिया पर कई संकट आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, और इन सब से दुनिया को निपटना है। इसलिए लोग यही मना रहे हैं कि भाई किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस नहीं होते तो लोग कहते कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप तुम उधर कोने में लड़ते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये युद्ध ट्रंप और अमेरिका ने शुरू किया, पिस पूरी दुनिया रही। ईरान युद्ध की वजह से करीब 95 देश ऐसे हैं जहां तेल महंगा हो चुका है बॉस। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हर महीने के आखिर में फ्यूल के दाम चेंज होते हैं, तो आशंका है कि कई और देश अपने यहां फ्यूल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बॉस आप देखिए, इस संकट में भी भारत के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक कम से कम भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और आप देखिए दुनिया में जो हालात हैं, उस बीच भारत अभी भी कितनी मजबूत स्थिति से टिका हुआ है, आपको देखना चाहिए। तेल के दाम बढ़े दुनिया में, कहां कितने बढ़े बॉस? अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अमेरिका में जहां का ये रायता दुनिया भर में फैला हुआ है, वहां 16.5% तेल की कीमत बढ़ चुकी है। चीन में ऑलमोस्ट 10.4% तेल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। सब ऊपर जा रहा है मामला। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर के अंदर तेल की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 16% बढ़ चुकी है। जर्मनी में देखिए, सबका आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, जर्मनी में ऑलमोस्ट 13% बढ़ गई है। कनाडा में देखिए बॉस, कनाडा में तो ऑलमोस्ट 28% तेल की कीमत बढ़ चुकी। इसी तरह आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस के अंदर तेल की कीमत ऑलमोस्ट 6% बढ़ गई है। यह डेटा 23 फरवरी से 11 मार्च के बीच का आपको बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे, आज की डेट में भारत में तेल की कीमत कितनी बढ़ी? 0% बॉस। इकलौता अपना भारत है जो इस युद्ध के संकट के बीच भी टिका हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि इतना रायता फैलाइएगा तो कितने दिन चलेगा, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं, कितने दिन इसको पकड़ के रख पाएंगे। लेकिन दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप यह भी देखें कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते में ही भारत में एलपीजी को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर युद्ध और भड़का, एनर्जी हब पर हमले होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है भाई, भारत का, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। ये जितने चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं। हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारा समय है, इसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त ये रायता फैला दिया ट्रंप ने, और हम फंस गए बीच में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों को सुरक्षित करने और युद्ध की चिंगारी को ठंडा करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। कल और आज में पीएम मोदी ने कुवैत, ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की है। पीएम मोदी ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की है और तनाव को घटाने की लगातार अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। ओमान के सुल्तान से पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट और सुरक्षित आवाजाही पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। यानी पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यह युद्ध रुके और भारत और दुनिया जो है वो इससे निकल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। आज ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई चेन बाधित हुई।
साथ ही जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। सुनिए एक बार। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिसरप्ट हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर। और इसीलिए आपको याद होगा कि पाठशाला में हम आपको डे 1 से कह रहे हैं बॉस, ये कह देने से कि ना कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया नहीं है, बोलने से नहीं होगा। यह है कि भारत जिस तरीके से अभी तक उस इंपैक्ट को झेल रहा है, पब्लिक तक नहीं जाने दे रहा है तेल की कीमतों को लेकर, वो कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि एलपीजी को लेकर संकट तो खड़ा हुआ ही। आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो आपको कमर्शियल रोकना पड़ता है, कमर्शियल कीजिएगा तो कहीं कुछ और करना पड़ेगा। बम गोले खाड़ी देशों में बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार दुनिया में मचा है। भारत अछूता नहीं। आज भारत के शेयर मार्केट में क्या हुआ देखें, तूफान आ गया। एक दिन में भारत में निवेशकों के करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी 3% गिर गया। सेंसेक्स 2496 पॉइंट गिरा। यह जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स गिरते गिरते 74,207 पे बंद हुआ है और पिछले साल के 7 अप्रैल के लेवल पर आ गया है। युद्ध से जो हाहाकार मचा है उससे कोई अछूता नहीं है बॉस। और आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे लुढ़क गए। साउथ कोरिया का शेयर बाजार 2.7% गिर गया। हांगकांग का बाजार 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। ताइवान में भी 2% की गिरावट है। जापान का शेयर मार्केट तो ऑलमोस्ट 3.5% गिर गया है। जर्मनी भी 3% के करीब की गिरावट देख रहा है। तो लोगों का पैसा बहा जा रहा है भाई। इधर शेयर बाजार संभल नहीं रहा, उधर सोना चांदी नहीं संभल रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,748 रुपए गिर चुका है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,433 रुपए गिर गया है। चांदी की कीमत प्रति किलो 6,936 रुपए गिर गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर 3 से 4% डाउन। वैसे तो युद्ध के माहौल में सोना चांदी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने से बच रहे हैं और जो कैपिटल है वो एनर्जी मार्केट की तरफ मूव हो रहा है। युद्ध का असर दुनिया भर में भारत से होने वाली मेडिसिन सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दवाओं के माफ कीजिएगा, दवाओं के होलसेल प्राइस 10 से 15% बढ़ गए। रॉ मटेरियल की कीमत केवल 8 दिन में 20 से 60% बढ़ गई है। शिपिंग कॉस्ट 3 से 5 गुना हो चुका है और कुछ दिन यही सब चला तो तेल गैस के साथ साथ दवाओं के लिए हाहाकार मचेगा। युद्ध के वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिली हुई है। यूरोप के देश ज्यादा पैसे देकर एशिया से सेमीकंडक्टर मंगा रहे हैं। इसके अलावा हीलियम गैस की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीलियम गैस नेचुरल गैस से ही बनती है। यह एलएनजी का बाई प्रोडक्ट है। भारत में एलएनजी की कमी से इंडस्ट्री लेवल पर किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिरेमिक आइटम जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए यह इंडस्ट्री बिना गैस के नहीं चल सकती। सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं। अगर गैस की किल्लत का यही हाल रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में 400 यूनिट का शटर डाउन हो सकता है। गुजरात गैस ने जिन यूनिट्स को 50% गैस की सप्लाई की इजाजत दी थी वो भी कल तक बंद हो सकती हैं, कहा जा रहा है। और इसलिए जब हम पाठशाला में बार बार कहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जी ये मानिए कि देश में समस्या है, तो इसीलिए कहते हैं बॉस, खाली घर में चूल्हा जल जाएगा, आप डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक साइकिल ना चलता है बॉस। कहीं होटल बंद होगा तो वहां जो काम करते हैं, वहां जो सामान लेके आता है, वहां जो बर्तन धोता है, वहां जो वेटर है, तमाम तरह के लोग हैं जो स्विगी जोमेटो से सप्लाई करते हैं, सबकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा। और जब कमाएगा ही नहीं तो घर में एलपीजी से पे पका के खाएगा क्या? क्योंकि खाने पीने की भी चीजें महंगी होंगी, इसका अलग डर सता रहा है। सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े पेपर मिल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी अलग हाय तौबा मची है, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्ट। इस वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। और यह तो एक उदाहरण बता रहा हूं, और यह दुनिया भर में हो रहा है, खाली भारत की बात नहीं है बॉस। ये भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, हम फंस गए हैं इसमें, हम फंस गए हैं इसमें, दुनिया फंस गई है इसमें। और उस सन की ट्रम्प की वजह से कब निकल पाएंगे
कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। मार खाते हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं, तो सोचते क्या करें कि कैसे निकलें। कुछ दिखता नहीं तो और मारने पे आते हैं, और मारते हैं। ईरान कहता है लो हम भी और मारते हैं। ये मारा मारी में हम मर रहे हैं बॉस। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब हमारे देश के लोगों को बताया जाता है कि भाई ये जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा जैसी कोई शक्ति नहीं है, भूत प्रेत जिन जैसा भी कुछ नहीं होता है, ये जन्नत जन्म या स्वर्ग नरक ऐसा भी कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ आदि की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नई पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति, अरदास, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जब बताया जाता है तो बहुत से लोगों को अटपटा लगता है, क्योंकि वो इस बात को पहली बार सुनते हैं, और कईयों को काफ़ी बुरा भी लगता है। इसका कारण ये है कि वो पहले अपने जीवन की जो अंधविश्वास वाली बातें हैं या गतिविधियां हैं, उनके वो अभ्यस्त हो रखे हैं। तो उनको उन चीज़ों को जो अलग बात कही जाती है, उसके विपरीत बात कही जाती है, तो उनको एकदम झटका लगता है। लेकिन अपन अगर उनको बार बार इन चीज़ों को बताएंगे तो वो धीरे धीरे के सुनने के अभ्यस्त होंगे, आदतन होंगे, हैबिचुअल होंगे, और उनको ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी और वो इनको मतलब स्वीकार भी करेंगे। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि भाई ऐसी पोस्ट या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करने में, अंधविश्वास को खत्म करने में सहायक बने। साथियों, मैं किशन सहाय, IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460928737, 9460988737। धन्यवाद। नेपाल में नारा लगाया जा रहा है कि हिंदू भगाओ देश बचाओ। उन नेपालियों को कहना चाहते हैं जो इस तरह का नारा लगा रहे हैं कि हिंदू भगाओ देश बचाओ, नेपाल से जुड़ा बिहार का बहुत सारा बॉर्डर है बेटा। ऐसे पगड़ी बांधेंगे हम लोग शान से। अब पगड़ी बांधते बिना पासपोर्ट, बिना वीजा का तो अंदर जा ही सकते हैं, घुसेंगे, उसके बाद तुम लोग को ऐसा खदेड़ेंगे कि साला बांग्लादेश, पाकिस्तान भागते भागते तुम लोग कब्र में अंदर चले जाओगे। सुलुलुलु अंदर वक्त तो गोबर खा के पागल होके इतना बड़ा बड़ा फेंक के चला गया, मेरे को पता ही नहीं चला। अभी पता चला, इसको रिप्लाई जरूर करेंगे। ए बिहारी धोती अंधभक्त ढोंगी, सुन इधर, तू ऐसा पगड़ी बांध के घुसेगा ना, पहला तो तेरा गर्दन उड़ाएंगे, उधर फुटबॉल की तरह मारेंगे साले, तू वो पगड़ी खुद को खुल जाएगा। दूसरा बात सुन, तेरा पापा मोदी को बोल, तेरा एजेंसी रॉ को बोल, है ना, अगर नेपाल से दुश्मनी ले लिया सो नहीं पाओगे, तुम्हारा आर्मी डिवाइड हो जाएगा, इंडिया आर्मी, ठीक है। और जितने हजार लाख है नेपाल में एक्स इंडिया आर्मी, जो इंडिया में 30 साल 35 साल काम कर चुका हुआ लोग, मेरा दादा है ना, वो तो काम नहीं कर सकता, पापा है, और मेरा खुद मेरा भाई भी है, ठीक है। वो ISI के मिल के तुम लोगों को मारने लगा, है ना। एक्स इंडिया आर्मी को क्या पता नहीं होगा तुम्हारा कैंप, तुम्हारा हथियार गिली हो जाएगा। दूसरा बात, चाइना के साथ, चाइना को एजेंसी को नाम पता है तेरे को? साले गोबर खाता है, क्या पता है? हाँ, ऊपर से देख रहा है, सैटेलाइट खुद रखा है। दुनिया में किसी को भी अपना सैटेलाइट है तो चाइना का है। हाँ, चाइना से मिल के तुम लोगों को मारेंगे, तुम लोग मिट्टी में मिल जाओगे, उसी टाइम पे खालिस्तान बन जाएगा। फिर साले 2 टुकड़ा हो जाएगा भारत, उससे कितना टुकड़े होगा पता नहीं होगा। तेरा बाप दादाओं को, पूरा इंडिया को, है ना, यूनाइटेड इंडिया को गुलाम बनाया, अंग्रेज घुस नहीं पाया नेपाल। साले तू टूटफुटिया गोबर खाने चूतिया नेपाल घुस के खदेड़ेंगे। ए तेरा इतना कैसा हिम्मत हुआ? साले तू जैसा बिहारी चूतिया तो नेपाल के, है ना, गली गली मंदिर में भीख मांग के खाता है। 10,000 से ज्यादा इंडियन आधार कार्ड लेके इंडियन सिटीजन भीख मांग के खाता है नेपाल के अंदर, ठीक है। और तू जैसा थोड़ा हिंडुल सकने वाला चूतिया बोतल, है ना, शीशी बोतल होता है ना, एम्प्टी बोतल ढूंढ ढूंढ के बोतल 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 करके चलता है। दूसरा बात सुन, तूने बांग्लादेश और पाकिस्तान को नाम भी लिया। बांग्लादेश वो चीज है ना, जब इंडिया गुलाम हुआ था ना, बांग्लादेशियों ने अंग्रेजों के साथ खुद लड़ा था, आजाद हुआ, है ना इंडिया। उस टाइम पे
बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं बना था। तुम लोगों को मार मार के पाकिस्तान बनाया है ना, इंडिया को टुकड़ा कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया। और पाकिस्तान से भी अच्छा नहीं लगा तो बांग्लादेश बना दिया। साले बिहारी चूतिया, बंगाली ने चाहा ना साले तेरा दिल्ली में घुस के तांडव कर सकता है। ओए बंगाली साले, ए बंगाल जो जाइए, पाकिस्तान को क्या बोलूं, अभी अभी आके धर्म पूछ के मारा है ना। तू जैसे गिदाड़ भक्ति देता है ना, इसलिए तेरा जितना भी भाई बहन को धर्म पूछ के मारता है। तू ऐसे ही गिदाड़ भक्ति देता है ना, ओ मैदान में है ना बांध के जलाता है, दीपू दास को जलाए ना, तू जैसा हरकत करने वालों की वजह से। मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं सभी इंडियन सिटीजन को इफेक्ट ना करे है ना। और ऐसा कमीनों को, ऐसा स्टेटमेंट देने वालों को आप लोग समझाओ। हमारा रिश्ता बिगड़ गया है ना नेपाल और भारत को, कसम से दुनिया में ऐसा है ना खूनखराबा कहीं नहीं होगा, ऐसा खूनखराबा होता है पता है, दुनिया हिल जाएगा। यूएस आर्मी से लेके यूके आर्मी, सिंगापुर आर्मी से लेके कहाँ तक हमारा साम्राज्य नहीं है। सालों हांगकांग में जाके देख, दुनिया में तुम लोगों को क्या लगता है नेपाल छोटा है ना, हिमालय के सामने है, इसलिए तुम लोग छोटा बोलते। तुम लोगों को ना कसम खड़े खड़े रख सकते हैं हम लोग। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक पार्टी बना है जो हमारा पार्टी है, ठीक है, MNO, और उसने बोला है ब्राह्मण क्षेत्रीय विदेशी प्रूफ दे सकते हैं। नेपाल के नहीं है हिंदू भगाओ देश बचाओ नेपाल बचाओ, हमारा नारा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पार्टी का गाड़ में दम है, कुछ करना है करके देखा। चले चूतिया, ये घुसेंगे तेरा गर्दन उड़ाएंगे सालों, मूली की तरह दुनिया में है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हिस्ट्री देख ले, मूली की तरह लोगों को है ना काट के। हिटलर भी साले घुस गया था बिल में नेपालियों को देख के। साले तेरे को पिछाड़े हंटर मार मार के गुलाम होके बैठा था साले, अभी भी तू गुलाम है साले, मोदी का गुलाम चूतिया। तेरा पापा मोदी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है ना। जब बारिश होता है ना कुदरत, नेपाल से हम लोग पानी छोड़ देंगे साले 2-3 हजार बिहारी वैसा ही मर जाता है। वो तुम्हारा गवर्नमेंट बचा नहीं पा रहा है, तू खुद भी बचा नहीं पा रहा है, फिर नेपाली को खदेड़ने में लगा है तू, है ना। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं ऐसा गिदाड़ भक्ति देने वालों को समझाओ। हमारा रिश्ता बिगाड़ा है मोदी ने, है ना, अच्छा होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इंडिया फिर काम से जाएगा, ठीक है। तो नेपाली है और हिस्ट्री देखो और हमारा रिश्ता कैसे है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके है ना लेवल में आके बोलो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इसको रिप्लाई तो मैं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके दे सकता हूँ, ये मेरा कंट्रोल, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हुए कंट्रोल करते हुए रिप्लाई दिया है। तो आगे जाना है तो तुम लोग रास्ता बनाओ, हम तो चलेंगे। हम लोग चाहते हैं इधर ही रुक जाओ, ठीक है, रिश्ते अच्छे बनाएंगे, है ना। बार बार हम लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को दबाव दे रहे हैं, अगर नहीं करता है तो पाकिस्तान से वही सही कर रहा है, तुर्की दे रहा है, ठोक रहा है, अमेरिका अभी 50 से 75% ठोक रहा है ना टैरिफ। चाइना तो वो अरुणाचल का नाम बदल चुका है, बांग्लादेश रेडी है। तो अंधभक्तों, इधर में गोबार नहीं, भेजा चलाओ भेजा।